हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। मैं डॉक्टर रतन प्रिया। आज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। डेट है 21 मई 2021। फर्स्ट न्यूज़ है कि एरोसोल कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर एंड वेंटिलेशन इज़ द की। तो जैसे कि जब अभी रिसेंटली जब पता चला कि कोविड जो है वो एयर बॉर्न भी डिजीज़ है, मतलब एयर के थ्रू भी फैलता है। तो कहीं ना कहीं एरोजोल भी कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ये भी कहीं ना कहीं ट्रैवलर का या स्प्रेड का काम कर रहे हैं। इसीलिए घरों में भी कोविड स्प्रेड होने का चांस होता है। और उसके लिए क्या करना है कि वेंटिलेटेड हाउस होना बहुत ही ज़रूरी है। वेंटिलेटेड हाउस होने से क्या होगा कि फ्रेश एयर मूवमेंट होगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी लेवल पे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को कोविड का जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो जाए। दूसरा जो न्यूज़ है कि डिक्लेयर म्यूकोरमाइकोसिस एंड एंडेमिक। सेंटर ने स्टेट से कहा है कि जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है उसको एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि जो भी रिपोर्टिंग होगी केसेस की वो अर्ली लेवल पे होगी, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि किस लेवल का ये डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है। या लोगों वैसे तो ये स्प्रेड बहुत ही कम हो रहा है, चांसेस मतलब बहुत कम होते हैं, लेकिन जिसको भी हो रहा है उसकी सीवियरिटी काफ़ी डेंजरस है, जैसे कि ब्लाइंडनेस होना या इट कैन लीड टू डेथ। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो फंगल डिजीज़ है, ये ध्यान रखना कि फंगल डिजीज़ है, वायरल नहीं है। यूएस ने बोला है कि ये जो डिजीज़ होता है बहुत ही रेयर है, तो इसलिए ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पैनिक नहीं क्रिएट करना है। प्रिकॉशन से कहीं ना कहीं इसको क्योर किया जा सकता है। और इसका कॉज क्या है? यूजुअली जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, और ये इसलिए कि जब उन्हें कोविड इन्फेक्ट हो रहा है तो कोविड के टाइम उनको स्टेरॉयड दिया जाता है जो कहीं ना कहीं इम्यून को सप्रेस करने का काम करता है। इसी की वजह से इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है ब्लैक फंगस वो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट बोला है कि जो ऐसे हॉस्पिटल जिन पे 100 बेड से ज़्यादा फैसिलिटी है वो ऑक्सीजन प्लांट उन्हें बिठाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि लोकलाइज्ड अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहेगी तो ऑक्सीजन की कमी से किसी का डेथ नहीं होगा। स्टालिन जो अभी चीफ मिनिस्टर नए बने हैं तमिलनाडु के, उन्होंने बोला है कि राजीव गांधी के कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया जाए, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया है। तो वैसे 30 ईयर हो गए हैं राजीव गांधी के डेथ का। तो ये जो अगला आर्टिकल है ये पूरा डिटेल एक तरह से एक्सप्लेन करता है कि कैसे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ और जो लिट्टे श्रीलंका में ऑपरेट कर रहा था उसका कैसे खात्मा हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें ये बात कही गई है कहीं ना कहीं जो 30 ईयर ऑलरेडी जिन्होंने जेल में बिता दिया है, तो अभी टाइम आ गया है कि उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। तो किसी भी कन्विक्ट के रिलीज के पीछे पॉलिटिकल मोटिव डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, और एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ये सारे डिसीजन प्रेसिडेंट द्वारा या किसी के द्वारा जो अथॉरिटीज़ है, वैसे प्रेसिडेंट को पावर होता है क्या, पार्डनिंग का, तो उसके तहत ये अपील की जा रही है बार बार। तो पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की ज़रूरत है, वो लक्ष्मीकांत में आप रिफ़र कर सकते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें 5-6 तरह का पावर है और वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लिव इन कपल, हाई कोर्ट टेल्स टू हरियाणा पुलिस। हरियाणा में एक केस आया था कि लिव इन रिलेशनशिप कपल थे और उनको सोसाइटी थ्रेटन कर रहा था, तो उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा। और किसी भी, जैसे कि पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है कि किसके साथ आपको शादी करनी वो राइट टू चॉइस होगा उस पर्सन का, और सोसाइटी किसी को फोर्स नहीं कर सकती। उसी तरह लिव इन कपल को इसलिए प्रोटेक्शन दिया गया क्योंकि उनके लाइफ को थ्रेट था, और लिबर्टी मतलब कि उनकी चॉइस जो है वो हैम्पर हो रही थी।
तो ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत दिया गया है, जो किसी भी पर्सन का एक फंडामेंटल राइट है। उड़ीसा गवर्नमेंट गियर अप टू फेस पॉसिबल साइक्लोन स्टॉर्म। तो वैसे एक पहले ताउते आ चुका है, लेकिन एक जो अगला बे ऑफ बंगाल में आने वाला साइक्लोन है उसका नाम है यास, और ये 22 मई तक इनिशियली स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं ये स्टेट्स को 24 से 26 तारीख तक हिट कर सकता है। इसमें अभी देखा गया कि सबसे बड़ा डिजास्टर जो साइक्लोन आया था उड़ीसा में वो 1999 में आया था, और उस सुपर साइक्लोन के बाद उड़ीसा ने बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया था साइक्लोन को एड्रेस करने के लिए। तो केस स्टडी के तहत पूरे बाकी कोस्ट को भी समझना चाहिए कि कैसे हम प्रिकॉशनरी मेजर लेके साइक्लोन के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसी के लिए, उसी प्रिकॉशन के तहत उड़ीसा गवर्नमेंट ऑलरेडी सारी पॉसिबिलिटी या सारा जो पॉसिबल स्टेप्स है वो उसकी तैयारी में लगा हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि मोदी फ्लैग्स कोविड-19 रिस्क फॉर चिल्ड्रन। एक सिंगापुर में ऑलरेडी स्ट्रेन पाया गया है, कल हमने पढ़ा था। सिंगापुर स्ट्रेन जो है वो काफ़ी इन्फेक्टियस है, स्पेशली चिल्ड्रन को लेके। तो उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने प्रिकॉशन किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के मजिस्ट्रेट को। वो लोकल लेवल पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करें और इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। सोनिया फॉर द फ्री एजुकेशन दोज ऑर्फेंड इन पैंडमिक। तो ये सोनिया गांधी ने बोला है। वैसे इसमें ये अपोजिशन में है, इनका सजेशन राइट स्पिरिट में भी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्फेंड चिल्ड्रन जो पैंडमिक में हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का डेथ हो गया है, तो उनको फ्री एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये अच्छा स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले। नेक्स्ट है नेशनल आर्काइव विल बी सेफ। बीच में न्यूज़ जो आ रहा था कि सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से डिमोलिशन होगा। पार्लियामेंट के इन एंड अराउंड जो बॉडी है नेशनल म्यूजियम या नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो है, तो उसमें ये बोला है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया है कि जो नेशनल आर्काइव में डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो आर्काइव्स हैं उन्हें प्रॉपरली सेफ तरीके से रखा जाएगा, और ऑब्वियसली जब नया डेवलपमेंट होगा तो उसमें रीलोकेट किया जाएगा। तो ये कहीं एश्योरेंस है लोगों के लिए। तो नेशनल जो आर्काइव है वो पहले कोलकाता में था, ये आपको जानने की ज़रूरत है, और बाद में 1926 में उसको न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू टेक मार्केट फ्रेंडली ट्रैक। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मर्जर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, मार्केट को ट्रैक करती है कि कहीं मार्केट में मोनोपोली तो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें चेक करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। ये गवर्नमेंट की बॉडी है। नेक्स्ट है 1 पर्सन कैन स्प्रेड वायरस टू 406 अदर। इस एक एक्चुअली स्टडी आया हुआ है जिसमें बोला गया है कि अगर एक पर्सन कोई भी प्रिकॉशन नहीं ले तो वो 30 डेज़ में 406 लोगों को स्प्रेड कर सकता है ऑन एन एवरेज। और ये किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस पर्सन की मोबिलिटी कितनी है। बट उसके साथ ही एक और जो रिसर्च ये आया है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, जितना भी कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको अगर हम फॉलो करें तो उससे क्या होगा कि हम 30 डेज़ में ओनली 2.5 लोगों को स्प्रेड करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2.5 और 406 में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हम किस तरह का बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी इस पैंडमिक से बाहर निकल सकते हैं। और ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा
आखिर सिर्फ हम सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक वो करेंगे, हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो भी हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने एक वीडियो इसके पहले बनाया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने 15 कोविड बिहेवियर बताया था जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए अपने इंडिविजुअल लाइफ में। तो वो जो 15 बिहेवियर है आप भी जाके विजिट करें और उसको फॉलो करें, जिससे क्या होगा कि हम अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को की वजह से हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे सरकार के मैनेजमेंट में और इससे जल्दी से जल्दी पैंडेमिक से बाहर आने के लिए मदद मिलेगी। चाइना कंप्लीट तिब्बत हाईवे, तो चाइना तिब्बत के रीजन में एक हाईवे बना रहा है और उसकी वजह से जो एक्सेसिबिलिटी है अरुणाचल प्रदेश के अराउंड जो कुछ डिस्प्यूटेड एरिया हैं इंडिया और चाइना के बीच में, वो उसके लिए एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं चाइना के लिए इजी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है चाइना का टूवर्ड्स एक्सेस टू इंडियन डिस्प्यूटेड रीजन। तो ये तो हमारा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम GS2 में या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। बाकी हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो तिब्बतन हाईवे बनाया गया है वो जो क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके ही अलोंग बनाया गया है। उसको बोलते हैं कि यारलुंग जांगबो रिवर। तो पूछ सकता है या मैच द फॉलोइंग या अरेंज नॉर्थ एंड साउथ रिवर्स में पूछ सकता है कि यारलुंग जांगबो रिवर कहाँ है, लोकेटेड है, या मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो ये आप मैप में ज़रूर लोकेट करके देखें कि ये तिब्बतन रीजन से फ्लो कर रहा है। US रसिया एट ऑड ओवर मिलिट्री एक्टिविटी इन आर्कटिक। अब ये हमारा GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि जो रसिया है वो आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक रीजन में ह्यूमन का एक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए, और वहाँ पे क्या है, रिच ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। रसिया उसको एक्सेस कर रहा है या बहुत सारा एक्सप्लोरेशन या अपना प्रेजेंस जो है आर्कटिक रीजन में बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से एक US और रसिया में एक तरह से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि US जो है इस एक्टिविटी को, जो प्रेजेंट रसिया का जो एक्टिविटी है आर्कटिक रीजन में, उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है कि इंडिया इन टच विथ ईरान ओवर फरजाद बी सेज गवर्नमेंट। तो इसमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फरजाद बी है वो क्या है, तो वो ये है, वो गैस फील्ड है, वहाँ पे नेचुरल गैस का रिच रिसोर्सेज है। इंडिया चाहता था कि यहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं ईजी एक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि इंडिया मोस्टली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहता है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जैसे मैच द फॉलोइंग आता है, तो फरजाद भी किस कंट्री में है, तो वो ईरान में है। और इंडिया मेंस के पॉइंट से हमें यूज कर सकते हैं कि इंडिया कैसे स्ट्रैटेजिक रिलेशन मिडिल ईस्ट में डेवलप कर रहा है। श्रीलंका, नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये कि श्रीलंका पार्लियामेंट पासेस बिल ऑन चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी। ये हमने पिछले न्यूज़ एनालिसिस में शेयर किया था कि जो चाइना है वो कोलंबो पोर्ट सिटी है श्रीलंका का, उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो श्रीलंका ने पास कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए अचीवमेंट है, और इस तरह चाइना जो है इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट जो है EU लॉ मेकर बैक पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन। तो EU जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो लॉ मेकर यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पहले एक्चुअली साउथ अफ्रीका और इंडिया WTO में गए थे प्रपोजल लेके कि ट्रिप्स में जो इनोवेशन रिलेटेड पेटेंट है स्पेशली कोविड से रिलेटेड उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, जिससे कि लार्ज स्केल वैक्सीनेशन और एफोर्डेबल वैक्सीनेशन किया जा सके। तो EU के लॉ मेकर, पहले यूरोपियन के बहुत सारे कंट्री अभी अपोज कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी अपोज कर रहा है और उसी तरह काफ़ी कंट्री अपोज कर रही हैं, UK अपोज कर रहा है।
तो ईयू का अगर लॉ मेकर इस तरह की बैकिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया के डिप्लोमेसी के लिए अच्छा है। इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको स्ट्रेंथन करेगा। एडिटोरियल अब देख लेते हैं कि क्या एडिटोरियल में था। तो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप पे एडिटोरियल दिया हुआ है कि सेंटर हैज़ ड्यूटी नॉट टू बाईपास पास पॉलिटिकल लीडरशिप इन लीडरशिप विद द स्टेट। जैसे जब सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी पावर में होता है तो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो उसी के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि वैसे हमारा जो फेडरल फीचर है वो सेंट्रलाइजिंग है, क्योंकि हम क्वासी फेडरल कंट्री हैं, लेकिन फिर भी क्वासी फेडरलिज्म में स्टेट का भी कुछ न कुछ पावर है। लेकिन उसमें जब हम क्वासी फेडरल की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये सब की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो कहेंगे वो फेडरलिज्म के लिए एक कंप्रोमाइज़ का काम करता है। उसमें ये हुआ कि जो इसमें इंसिडेंट का एग्जांपल दिया गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की डायरेक्ट डीएम के साथ, और डीएम जो हैं या सेक्रेटरी जो हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं, तो कहीं ना स्टेट का कंसेंट नहीं लिया गया, तो ये वायलेट करता है फेडरलिज्म को। उसी तरह रमेश पोखरियाल ने इस तरह की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए लिया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का जो वैल्यू था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। दो हम हैं सेंट्रलाइजिंग फीचर है हमारा फेडरलिज्म का, फिर भी उस वैल्यू को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और इसके अलावा ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि इसी बार के गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, पहले राजीव गांधी ने भी ऐसा करा था। और जो ये इस तरह का जो प्रोविज़न एक्शन लिया जा रहा है वो आर्टिकल 256 और 257 के बारे में के अंतर्गत इस पावर का यूज किया जा रहा है कि डायरेक्टली कोई भी स्टेट को मतलब एवरी स्टेट से, और ये आर्टिकल जो 256 है और 257 है वो ये कहता है कि सेंटर जो है किसी भी स्टेट को एक डायरेक्शन दे सकता है, और कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो उस डायरेक्शन को डिनाई नहीं कर सकता। तो आप बताइएगा कि अगर वो स्टेट डिनाई कर देता है 256 के तहत कोई भी डायरेक्शन, तो क्या होगा, उसका मतलब आउटकम क्या होगा, वो कमेंट करके बताइए। तो उसी तरह इसमें यही बताया गया है कि जैसे वैसे तो पावर है 256 और 257 की तहत, ऊपर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है पैंडेमिक के टाइम, तो उसमें भी सेंटर का पावर कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो इस केस में लीगलिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इशू नहीं आते हैं, लेकिन अगर फेडरल प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्टेट का कहीं ना कहीं पावर जो है इन सब एक्शन से अंडरमाइन किया जाता है, जो फेडरल रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल ये था, ये गलत एडिटोरियल आ गया है। तो इसमें एडिटोरियल में ये था कि स्पेशली इज़राइल से रिलेटेड था कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है, और जो गाजा स्ट्रिप पे इज़राइल अभी अटैक कर रहा है, तो इंडिया यूएन में एक ओपन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें इंडिया ने जो स्टैंड लिया है, उसने गाजा जो अटैक किया था इज़राइल पे उसको क्रिटिसाइज़ किया है, और जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो इज़राइल का रिस्पॉन्स था गाजा के लिए उसको बहुत ओपनली नहीं क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से बोला है, एक बैलेंस एक्ट दिखाया है कि किसी भी तरह का जो हार्म है या वायलेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए, और पैलेस्टाइन का भी एक ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इंडिया इनिशियली 2017 से पहले इंडिया जो है वो पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस को क्या करता था, सपोर्ट करता था, बट अभी नहीं कर रहा है। तो उसी के बारे में जो एडिटोरियल था एक वो दिया हुआ था। अगर आपको इज़राइल और गाजा और इनके पूरे हिस्ट्री के बारे में और इंडिया का क्या उस पर स्टैंड है इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आगे
एक डिटेल में 5 से 10 मिनट का वीडियो बना देंगे और आप उसके बारे में अच्छे से हिस्ट्री समझ पाएंगे। ये जो राइटर थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए कि किसी भी डेमोक्रेटिक जैसे कि ए गियर शिफ्ट टू पुल इंडिया बैक फ्रॉम टिपिंग पॉइंट, तो इन्होंने कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट दिए हैं। वैसे तो बहुत सारा कमेंट्री पास किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो काफ़ी नोटिस करने की ज़रूरत है। जैसे कि कोविड वैसे भी पैंडमिक तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये लिखा है कि बट इट इज़ एट द सच टाइम दैट द ट्रू क्वालिटी एंड ग्रीफ ऑफ ए नेशन एंड इट्स लीडर मैनिफेस्ट। इन्होंने कंट्रास्ट किया है कि जब कैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो एक बड़ा लीडरशिप इमर्ज करके क्लेम किया जाता है और क्रेडिट लिया जाता है, बट इस पैंडमिक के क्राइसिस में जहाँ पूरी कंट्री एक ग्रीफ में है, उस टाइम भी हमें एक बहुत अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम पैट्रियोटिक होते हैं तभी लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जब कंट्री किसी क्राइसिस में होता है तो भी हमें लीडरशिप की ज़रूरत होती है। बाकी उन्होंने कमेंट्री किया है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम नहीं इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने कुछ कुछ जैसे बोला कि बहुत सारा जो फॉल आउट है गवर्नेंस में, जैसे कि बहुत सारे डेथ जो हैं वो रिकॉर्डेड नहीं है। इलेक्शन जैसे कि इलेक्शन कंडक्ट किए गए तो वो कहीं ना कहीं फेल्योर रहा, एक तरह से इमेज इंडिया का ग्लोबल लेवल पे डाउन हुआ। बाकी उन्होंने बहुत सारे कमेंट्री किए हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें लीडरशिप चाहिए। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है और इसका हम एक एक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। एक तो हमारे वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है। इन्होंने पहले डेटा बताया है, डेटा में ये बताया है कि हमारे वहाँ जो फिजिशियन है वो 85 ही हैं पर 1000, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 98 हैं, बांग्लादेश में देखा जाए 58 हैं, और श्रीलंका में देखा जाए तो 100 हैं, और जापान में 241 हैं। तो कहेंगे इतना हम पीछे हैं ओनली फिजिशियन के पर लाख पॉपुलेशन पे। उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बेड अवेलेबिलिटी है वो ओनली 53 है पर लाख पॉपुलेशन पे, बट बाकी कंट्री में देखेंगे तो 63 है, पाकिस्तान में 79 है, बांग्लादेश में 415 है, श्रीलंका में 1298 है, जापान में। और उसके अलावा जो नर्सेस का पॉपुलेशन है इंडिया में वो 172 है पर लाख पॉपुलेशन का, बट बाकी श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा है 200, बांग्लादेश में खैर कम है 40 है, पाकिस्तान में 70 है, जापान में 1220 है। तो ये दिखाया है कि कितना ग्रीम सिचुएशन है इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर्सनल के अवेलेबिलिटी में। और जीडीपी का हम कितना खर्च करते हैं, सिर्फ 1.28%, वो भी 2017 में। तो इतना अगर कम खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिचुएशन होगा हेल्थ का वो बैड ही रहेगा। ऊपर से मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है। हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रखा गया है और इस 1.28% का 68% यानी कि मेजॉरिटी जो एक्सपेंडिचर है वो स्टेट अपने लेवल पे कर रहे हैं, ना कि सेंटर ओनली 30% के अराउंड हेल्थ पे एक्सपेंडिचर देता है। और विद इन अगर देखें इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेके। जैसे केरला और जो दिल्ली है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे कि दिल्ली में 23% जो जीडीपी का है वो सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में जाता है, तो वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। बट वहीं जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहाँ जो उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंकिंग का जो ऑर्डर है उसमें सबसे नीचे खड़े होते हैं। एक जो है कि इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी वजह से लोगों को प्राइवेट एक्सेस करना पड़ता है। और प्राइवेट एक्सेस की वजह से जो हेल्थ
के रिगार्डिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि लोगों को अपने जेब से उतना पैसा हेल्थ फैसिलिटी एक्सेस करने के लिए लगता है, वो है 62%, जो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि इट इज़ अमॉन्ग हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इतना ज़्यादा किसी भी वेस्टर्न कंट्री में भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं है। और उस रिगार्डिंग जो पुअर कंट्री हैं वो और भी ज़्यादा वहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को प्राइवेट हेल्थ केयर ही एक्सेस करना पड़ता है। तो ये तो इंटर स्टेट वेरिएशन है कि कैसे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। लेकिन ये देखा गया है कि रिसेंट टाइम में एक सेंटर ने बहुत सारे डिसीजन को कंट्रोल कर लिया, जैसे कि पीएम केयर फंड कहीं ना कहीं सेंटर एडिशनल रिसोर्स अपने लिए तो ले लिया, लेकिन क्या उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखा गया कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन जा रहा हो या पीपीई किट जा रहा है, लेकिन प्रोपोर्शनेट या कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जिसके बेसिस पे जा रहा हो। तो सेंटर का तो क्रेडिट तो बनता है कि चलो इतना अच्छे से मैनेजमेंट किया, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है तो भी उसी तरीके से हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। तो इसमें बोला है कि देयर इज़ ए नीड फॉर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी, कि कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी मतलब कि सेंटर और स्टेट अगर दोनों मिल के कोऑर्डिनेट करें तो ऑक्सीजन और वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। उसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि सेंटर को अगर वैक्सीन स्टेट खरीदना चाहते हैं सेपरेटली, जैसे कि सेंटर बोल दिया कि सेंटर अपना खरीदें, लेकिन अगर सेंटर जो है वो स्टेट के बिहाफ पे ग्लोबल मार्केट में बार्गेन करेगी तो अच्छे से बार्गेन कर पाएगी, और वो बहुत ज़रूरी है। सेंटर वहाँ पे लीड ले सकता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने क्या किया है कि उनके जो मेंबर स्टेट हैं, यूरोपियन यूनियन में 28 स्टेट हैं, उन्होंने 28 स्टेट के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग किया है फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, जिससे कि वहाँ पे वैक्सीन अवेलेबिलिटी प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो उसी तरह से सेंटर भी यहाँ पे कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर वैक्सीन आ जाता है इंडिया में तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो नीड बेस्ड होगा। एक तो स्टेट के नीड बेस्ड पे होना चाहिए, दूसरा ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है स्टेट्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जो पुअर स्टेट हैं, अगर स्टेट को अपने ही हाल पे छोड़ दिया गया तो पुअर स्टेट क्या है, दे लैग बिहाइंड। और जो रिच स्टेट हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे स्टेट क्या किए हैं कि ग्लोबल टेंडर निकाल दिए हैं कि भाई उन्हें वैक्सीन चाहिए। लेकिन जब कंट्री जो स्टेट है जैसे कि यूपी है, बिहार है, ये काफ़ी पुअर हैं, तो इनके मतलब जो पुअर स्टेट होंगे और जो रिच स्टेट होंगे उनमें जो हेल्थ रिलेटेड जो गैप है वो बढ़ जाएगा। तो कहीं रिच स्टेट काफ़ी बेटर मैनेज कर पाएंगे या वैक्सीन लगवा पाएंगे, वहीं पुअर जो स्टेट हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इन्होंने एक सजेशन दिया कि ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन आया है, और रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि देर इज़ ए नीड टू क्रिएट ए पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस यूनिट, PPU बनाने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। अब जो PPU है वो क्या करेगा, एक तो डिजीज़ का सर्विलांस करेगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम रखेगा जिससे कि कितने केसेज आ रहे हैं वो रिपोर्ट हो सके, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेट करेगा, और पॉलिसी लेवल पे रिस्पांस करेगा सभी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर हो। तो इससे क्या होगा कि एक साइंटिफिक बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हम एडॉप्ट कर पाएंगे और पैंडेमिक की जो हेल्थ क्राइसिस है उसको एड्रेस कर पाएंगे। ये जो आर्टिकल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप पर्सनली भी चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये और दूसरा ये ब्यूरोक्रेसी को लेके कि कैसे पैंडेमिक के टाइम में हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल या आउटडेटेड ब्यूरोक्रेसी है वो अभी स्टैंड नहीं कर पाएगी जो कंटेम्प्रेरी नीड है सोसाइटी की। तो इसमें बोला गया कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें क्या करने की ज़रूरत है,
कंक्लूजन जो इन्होंने निकाला ये कि जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है और जो सिविल सोसाइटी यानी जो NGOs हैं, इन तीनों को मिल के करने की ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं कि इन्होंने डिटेल में क्या डिस्कस किया है। तो बोला कि कोविड हैज़ टेस्टेड द रेजिलियंस ऑफ ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो कोविड की वजह से कौन सा सिस्टम, इंस्टीट्यूशन जो हमारा पब्लिक का है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, सभी को टेस्ट कर रहा है, और ब्यूरोक्रेसी उसमें एक्सेप्शन नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें टेस्ट कहीं ना कहीं देखा गया है कि किस तरह लैग कर रहा है, किस तरह एफिशिएंट रिस्पॉन्स नहीं कर पाए कोविड क्राइसिस को लेके। तो लोग बोलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है 21st सेंचुरी के कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं उसके पेस से या उसके डायनेमिज्म के पेस से नहीं चेंज हो पाए, क्योंकि आज का जो सारे कंट्री हैं वो डेमोक्रेटिक हैं और वो अभी भी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी जो बेबर्स के थी, बेवेरियन जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर डिपेंड कर रहा है। बेवेरियन जो ब्यूरोक्रेसी थी वो कहता था कि जो ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए वो जनरलिस्ट होना चाहिए। तो बट आज के डेट में जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ साइंस है, जहाँ डोमिनेट कर रहा है, हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे AI आ गया, तो वो AI के बारे में एक जनरलिस्ट इतने अच्छे से नहीं सोच पाएगा जितने अच्छे से अगर एक टेक्नोलॉजिकली जो टेक्नोलॉजी में एजुकेटेड हो। तो इसी तरह इन्होंने बोला कि जो 21st सेंचुरी का डेमोक्रेटिक नेशन है उसमें ट्रेडिशनल या वेवेरियन जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो पा रहा है। तो बोला कि स्पेशलिस्ट इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव रिमेन सबऑर्डिनेट टू द जनरलिस्ट ऑफिसर। क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी टॉप में होते हैं और सारे स्पेशलिस्ट जो हैं उनके अंडर काम करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि इफ़िशियंसी या जो आउटपुट निकलना चाहिए वो उतने अच्छे से नहीं हो पाया, और कोरोना उसका एग्जाम्पल था। जैसे कि पूरा जो डिसीजन हो रहा था वो ब्यूरोक्रेसी ले रहा था, और कोई भी ऐसा डॉक्टर जो नेशनल लेवल पे डेजिग्नेटेड नहीं था टू रिपोर्ट अबाउट दिस थिंग्स। तो अगर US में देखेंगे तो फाउसी एक बहुत बड़े डॉक्टर, ग्लोबल लेवल पे उनका नाम मतलब देखा जा रहा है कि अमेरिका में पूरे डॉक्टर फाउसी पैंडमिक को मैनेज कर रहे हैं। बट इंडिया में इस तरह का कोई नाम बहुत बड़ा नहीं है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पूरे पैंडमिक को मैनेज कर रहा हो। यूजुअली हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और ये लोग ही आके एड्रेस करते हैं और बताते हैं और पब्लिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसमें यही एग्जाम्पल दिया गया है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे नहीं यहाँ पे रखा गया जो कोविड को मैनेज करे। और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में जो है रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किस तरह का रिफॉर्म चाहिए? तो रिफॉर्म जो है वो प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं कि रिफॉर्म उस तरीके से चाहिए कि सारे चीज़ को प्राइवेटाइज कर दें, वो भी एक सोल्यूशन नहीं है। तो हमें एक वायबल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन वायबल सोल्यूशन तो नहीं है। अब क्यों नहीं है? इंडिया जैसे कंट्री के लिए और नहीं है। एक तो इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर हैं, इनइक्वालिटी ज़्यादा है, रीजनल जो डेवलपमेंट है वो अनइक्वल है। तो उस केस में हम पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पे भी रिलाई नहीं हो सकते। और कोविड के टाइम हमने देखा है कि ना ही पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर ही इसको एड्रेस कर पाया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी फेल हो गया पैंडमिक को कंट्रोल करने में। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो एक कोलैबोरेटिव गवर्नेंस चॉक आउट करने की ज़रूरत है। इसमें एक मॉडल बताया गया है, मॉडल ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस। इस मॉडल को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं किसी भी बुक को रिफ़र करके या गूगल करके। तो जो मॉडल ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस है उसमें ये बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है और जो सिविल सोसाइटी है वो तीनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करके इफ़िशिएंट पब्लिक डिलीवरी को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें कभी भी पब्लिक ब्यूरोक्रेसी जो है उसका डोमिनेशन नहीं होगा। और जो सोशल एक्टर यानी कि प्राइवेट प्लेयर जैसे NGOs और बाकी जो प्राइवेट सपोज हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इन सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि वो अपनी ही मर्ज़ी से पूरी तरह काम करेंगे। उसमें प्रॉपर रेगुलेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और उसकी वजह से, और
ये सारा जो रेगुलेशन है, जो फैसिलिटेशन का काम है, वो कौन करेगा? वो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी ही करेगी। मतलब कि ये तीनों लोगों में पब्लिक ब्यूरोक्रेसी जो है वो लीड करेगी फ्रंट से। लेकिन ये दोनों का जो सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होगा वो काफ़ी इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा, तभी हम जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक बेहतर रिस्पॉन्स सेट कर पाएंगे। बट इसके लिए और हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है? एक तो जो रोल है कि किस सेक्टर का क्या रोल होगा वो क्लियरली, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से, काफ़ी क्लियरली डिफाइंड होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को चेंज होने की ज़रूरत है, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को, कि वो इनोवेशन को इंक्लूड करें, अपने पावर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, और जो हायरार्की है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा। और जो ये जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का डिबेट है, जैसे कि जनरलिस्ट में क्या कि हर एक ओवरऑल नॉलेज हो, स्पेशलिस्ट में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लेटरल एंट्री की बात हुई। तो लेटरल एंट्री किस लिए? कि वही स्पेशलिस्ट की कमी को कम करने के लिए लाया गया। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट है, हायरार्की उसमें होगी कि नहीं, किस तरह का, और अगर नया कोई स्पेशलिस्ट या लेटरल एंट्री हो भी रही है तो कहीं ना कहीं उसके इस तरह के रिफॉर्म के लिए ब्यूरोक्रेसी को ओपन होने की ज़रूरत है। और जो सोशल एक्टर हैं, स्पेशली जो एनजीओज हैं, उनको हमें उनके साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में, तो उसे हमें रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पहले कैसे बहुत प्राइवेट एक्टर्स ने बड़ा बड़ा इनोवेशन इंडिया में लेके आए, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन का नाम है, वाइट रिवोल्यूशन वर्गीज कुरियन का नाम आता है, आधार इनेबल्ड सर्विसेज नंदन नीलेकानी का नाम आता है, IT रिवोल्यूशन सैम पित्रोदा का नाम आता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी को। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्राइवेट ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर को, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज में, अगर हम उन्हीं प्राइवेट सेक्टर, सोशल सेक्टर यानी NGO और ब्यूरोक्रेसी को कोलैबोरेटिव गवर्नेंस के तहत कोऑर्डिनेट करना सिखा दें। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड चेंज करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर